इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप, भारत बांग्लादेश संबंध। ठीक है, हालांकि इससे पहले मैं आपके पिछले क्लास की क्वेरी ले लेता हूं। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि श्रीलंका में जो नॉर्वे ने हस्तक्षेप किया, खास करके श्रीलंकाई हुकूमत और LTTE के बीच शांति बहाल करने के लिए, सीज़ फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए, तो आखिर उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो रहा ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि आपने यह हवाला दिया था कि मैं ही बताया हूँ, और वास्तव में मैं ही आपको बताया हूँ कि कोई भी देश वैश्विक संबंध में अपने हितों की तिलांजलि देकर कोई प्रयास नहीं करता है ना। देखिए, सीधे तौर पे नॉर्वे का श्रीलंका के अंदर कोई भू रणनीतिक हित नहीं था, लेकिन खुद ही आप सोचें, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो सामने वाला आपको रिवार्ड करे या ना करे, प्रकृति आपको रिवार्ड दे देती है। तो आपको नहीं लगता कि नॉर्वे ने जो भी वहाँ किया, इसके पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में सीज़ फायर कराने में उसकी भूमिका थी, तो आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो उसने युद्ध विराम में एक तरह से अच्छे मीडिएटर की भूमिका निभाया, मध्यस्थ की भूमिका निभाया, तभी तो श्रीलंका भी या वर्ल्ड कम्युनिटी श्रीलंका के अंदर इसके हस्तक्षेप को स्वीकारा। लोगों को लगा कि नहीं, इनकी जो भूमिका होती है वो रचनात्मक होती है, नकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये अपने रोल को प्ले करने नहीं जा रहे हैं। तो वैश्विक बिरादरी में विश्वास बहाली होती है आपके प्रति, अगर आप ऐसा करते हैं, अच्छा करते हैं तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि ग्लोबल फ्रेटर्निटी में अपने विश्वास को बढ़ावा देना, ये भी उसका इंटरेस्ट ही है। और कोई सीधे तौर पे इंटरेस्ट नहीं था, कि उसका ये उद्देश्य नहीं था कि हम श्रीलंका में आकर अपना बेस स्थापित करें और यहाँ से भारत, चीन या दूसरे देशों पर अपनी एक तरह से निगरानी रखे। ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिका वगैरह की तर्ज पे वो ऐसा नहीं कर रहा था। यही कारण था कि श्रीलंका के अंदर अपनी हर एक्टिविटीज़ के बारे में नॉर्वे भारत को पहले ही इंटीमेट कर देता था, बता देता था, जिससे भारत के मन में अविश्वास पैदा ना हो, भारत को ये ना लगे कि नॉर्वेजियन अथॉरिटी वहाँ पर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने का प्रयास कर रही है ना। तो सीधे तौर पे कोई हित नहीं था, बट परोक्ष रूप से आप कहें तो निसंदेह उसका हित था। उससे नॉर्वे के प्रति विश्व बिरादरी की एक तरह से नॉर्वे के प्रति विश्वास बढ़ता है, और उसे एक शांति पसंद, अमन पसंद देश के रूप में कहीं ना कहीं मानने की लोगों के मन में धारणा बनती है। तो यही इंटरेस्ट था और कुछ नहीं था। एक कह सकते हैं कि वैश्विक बिरादरी में एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के रूप में अपने आप को पेश करना उसका उद्देश्य था, है ना। चलो, एक और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही आपका क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, सामने नहीं होता, क्योंकि उसी मोबाइल से आपका लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ, उन्होंने शायद पोल साइंस वाले सेगमेंट के संदर्भ में कुछ कहा था, नहीं, पॉलिटी के लिए, कि मैंने बोला था कि जैसे MPPSC की मैं बात किया था, कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं रिप्लाई दिया हूँ कि कुछ थिंकर्स जोड़ दिए गए हैं नए सिलेबस में। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हमारे बैच में भी उसको आप अपडेट करा दीजिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो PSC के सिलेबस में, हालांकि आपका बैच IAS का है, फिर भी ठीक है, अगर PSC में डाला गया है तो हो सकता है गाहे बिगाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से IAS में भी वहाँ से सवाल बन जाते हैं। तब हम चिल्लाना शुरू करते हैं कि ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सिलेबस है, बट ऐसा नहीं होता। कुछ रिलेटेड चीज़ें हमें पढ़नी होती है, और निसंदेह उसमें से तमाम चीज़ें मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। जैसे प्रियम्बल में जब आपको समाजवाद पढ़ा रहा था तो याद होगा, मैं साम्यवाद यानी मार्क्सवाद भी आपको पढ़ाया था। वहाँ पर थिंकर के रूप में मार्क्स को जोड़ा गया है MPPSC के नए सिलेबस में। मार्क्स के साथ साथ दो भारतीय थिंकर के रूप में दो पर्सनालिटीज़ को रखा गया है, अंबेडकर और गांधी को। तो अंबेडकरवाद व गांधीवाद भी वहाँ जोड़ा गया है। मैं शायद आपको अंबेडकरवाद, गांधीवाद नहीं पढ़ाया था, मार्क्सवाद पढ़ाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे आपको समाजवाद समझाना था। तो मार्क्सवाद तो काफ़ी विस्तार से आप जान चुके हैं, बट उसके अलावा अंबेडकरवाद, गांधीवाद, मनुवाद, इन सब कंटेक्स्ट को वहाँ जोड़ा गया है, 3-4 पर्सनालिटीज़ को। तो 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में ये हो जाएंगे। मैं बना दूंगा लेक्चर, वो एक बार IR के सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग फाइनल टेस्ट दे लें, क्योंकि ये बड़े क्लोज हैं हम लोग IR के सिलेबस में। आप ये मान के चलिए कि आज बांग्लादेश होने के बाद
फिर हमारे पास रह जाएगा चीन और पाकिस्तान, जो अहम देश हैं। इसके अलावे आप आ जाइए, बेहद संक्षेप में मैं आपसे चर्चा करूंगा म्यांमार और मालदीव की, है ना। और इसके बाद अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंध, और अगर वक्त इजाज़त दिया तो थोड़ा सा हमें भारत इजराइल संबंध और भारत ईरान संबंध पे भी हम लोग बात करेंगे। हालांकि जब मैं अमेरिका के साथ भारत के संबंध की बात करूंगा तो इजराइल ईरान सब साथ में आ जाएंगे, क्योंकि जब पड़ोसियों से आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा संबंध केवल बाइलेटरल नहीं रह जाता बल्कि मल्टीलेटरल हो जाता है। यानी ईरान के साथ अगर हम किसी संबंध में जाएंगे तो हो सकता है अमेरिका के कान खड़े हो जाएं, अमेरिका के साथ जाएं तो ईरान के कान खड़े हो जाएं। तो बहुपक्षीय संबंध भारत के पड़ोसियों के बाहर हम बेसिकली टारगेट करते हैं, लक्षित करते हैं। तो ये सारे देश कैटर हो जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, खास करके संयुक्त राष्ट्र के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, इंटरपोल वगैरह, UNDP वगैरह, फिर आपका आ जाइए बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एनीवे, तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन समाप्त होते के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 भाग में हम लोग IR करेंगे। ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो शुरू के 18-20 लेक्चर में हम लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स ही पढ़े हैं। उसके बाद से फिर नेबरहुड के साथ बाइलेटरल रिलेशनशिप, और फिर हम लोग मल्टीलेटरल इसी में करेंगे। और साथ में तीसरे पार्ट में इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ चुनिंदा रीजनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और मेरा मानना है कि इतना पर्याप्त ही नहीं बल्कि पर्याप्त से भी ज़्यादा होगा। आपको ईमानदारी से बताऊं, ऑर्डिनरी ऑफलाइन क्लासेस में जो इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस चलती है, एक तो प्री के एग्ज़ाम डिक्लेयर होने के बाद ये क्लासेस लगती हैं। नतीजा ये होता है कि 25 से 30 घंटे में हमें IR पढ़ा देना होता है, और जितना विस्तार से आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल स्नय स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, इस तरह से नहीं होता। सीधे जो करंट रिलेटेड डेवलपमेंट्स है वो आपको पढ़ा दिया जाता है, और वो उसी साल के लिए काम आता है, अगले साल के लिए वो बेकार हो जाता है। फिर अगले साल आपको 30-35 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ता है किसी न किसी रूप में। मैं नहीं चाहता कि आपको ये समस्या हो। आप एक बार ठोस संकल्पना विकसित कर लें हर देश के संबंध के साथ, फिर जो करंट की चीज़ें हैं, इस साल के लिए तो हम लोग अपडेट कर ही रहे हैं, आगे के लिए आप स्वयं से अपडेट कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते ही होंगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो उससे ये चीज़ें बहुत हद तक अपडेट हो जाती हैं। कुछ बच्चों का पोल साइंस ऑप्शनल को लेकर मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। ध्यान रहे, कौन सा ऑप्शनल कब शुरू होगा, ये सब कुछ पूर्ण रूपेण एक तरह से कह सकते हैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डिसाइड करता है ना। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के को ही डिसाइड करने दीजिए। जब भी डिसाइड हो जाएगा तो निसंदेह आपको सूचित कर दिया जाएगा, है ना। मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ इसके लिए बताने को कि कब बैच शुरू किया जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। जब शुरू होगा तो निसंदेह आपको पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि ऑप्शनल्स जब शुरू होंगे तो एक ऑप्शनल नहीं होगा, कई सारे ऑप्शनल्स शुरू होंगे। क्योंकि आप में से जितने स्टूडेंट्स GS पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सब लोग PS IR ही पढ़ें। ये तो अपने अपने इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है ना, कि किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में आप बेहतर समझ विकसित कर पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल चुनते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि हिंदी मीडियम के लिए पोल साइंस कितना कारगर होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पूरी एग्ज़ाम के लिए मीडियम मायने नहीं रखता तो किसी ऑप्शनल विशेष के लिए मीडियम कैसे मायने रखता है? कोई मतलब नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं पढ़ाता हूँ, अक्षरशः वही आपको हिंदी मीडियम में भी पढ़ाऊँगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे मीडियम का। ठीक तरीके से आप काम करेंगे तो पोल साइंस बेहद ही अंकदायी विषय बन रखा है इधर पिछले 6-7 वर्षों से। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो गया तो बार बार रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप आंख बंद करके जाएंगे और एग्ज़ाम में लिखेंगे। अक्सर देखा गया है पोल साइंस में 2 तरह की चीज़ें, एक तो न्यूनतम और अधिकतम। अगर ठीक तरीके से आपने सिलेबस को कवर किया है अगले 250 से 300 घंटे में, तो आप मान के चलिए कि अबाउट 50% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑप्शनल में 50% स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। आपको बताऊं, 50 से ऊपर इसमें काफ़ी अच्छे स्कोर तक लोग किए हैं। मतलब आप चाहें तो इसमें थोड़ी मेहनत कर दें तो 60-65% स्कोर करना भी मुश्किल नहीं है। बट 50 के ऊपर की